एमडी न्यूज के चुनावी रण स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरदर्शन चैनल का हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप तक हर खबर सच्चाई के साथ पहुंचाई जाए। मेरठ में किस तरीके से कौन सी पार्टी अपने क्या दावे कर रही है, वो सारी चीजें आप तक पहुंचाने का हमेशा यही प्रयास रहा है और इसीलिए मैं बार बार किसी न किसी ऐसे स्पेशल व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराती हूँ मेरदर्शन चैनल के माध्यम से, जो आपके सवाल आपके मन में बने हुए होते हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढ कर लाती हूँ ताकि आप तक पहुंचा सकूं और आप अपना फैसला कर सकें कि इस बार आपको 2022 में किसकी सरकार बनानी है। आप सभी जानते हैं, सभी पार्टियां अपने तरीके से अपने अपने दावे कर रही हैं, अपने पंचम लहराने के लिए तैयार हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है उनके दावों में, उनके वादों में, और जनता क्या बदलाव चाहती है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। उसी को लेकर के मेरदर्शन चैनल के माध्यम से चुनावी रण में मैं आपको हर पार्टी से जुड़े नेता से रूबरू कराती हूं और आज भी मेरदर्शन चैनल के माध्यम से आज मैंने खुद बात की राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी से और उनसे पूरी जानकारी ली कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कार्य किए गए हैं। यदि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार बनती है तो क्या आगे आने वाले समय में जनता को लाभ होगा। आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं, जनता बदलाव चाहती है तो किस तरीके से बदलाव मिलेगा, उन सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं आपको मिलवाती हूँ। 2022 विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं, डेट भी फाइनल हो चुकी है और सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और अपने अपने दावे कर रहे हैं। सभी जनता को लुभाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। अब देखना तो ये होगा कि जनता किसके बहकाए में आती है या अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मतों का यूज करती है और विजयी बनाती है। उसी जानकारी को देने के लिए मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि आप तक जनता की आवाज, हर जनता की आवाज आप तक पहुंचाएं, हर उस नेता की आवाज आप तक पहुंचाएं कि जो जनता के हित में कार्य करना चाहता है। आज मैं आपको लेकर आई हूं सुरेंद्र शर्मा जी के पास। पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूं, जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज हैं, साथ साथ पूर्व में मेरठ के सूचना अधिकारी रह चुके हैं। आज हम उनसे जानकारी लेंगे कि जिस तरीके से आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन हुआ है, गठबंधन होने के बाद भी बगावत छिड़ी हुई है। विधानसभा की 7 सीटें होने के बाद 5 सीटें सपा के प्रत्याशियों के पास गई हैं, 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट के पास हैं, लेकिन उसमें से भी 1 सीट सपा के कैंडिडेट को मिलने के बाद अब बगावत छिड़ चुकी है। लेकिन साथ साथ मैं उनसे ये भी जानकारी लेना चाहूंगी कि राष्ट्रीय लोकदल जिस तरीके से गठबंधन सपा के साथ कर रहे हैं तो उससे उन्हें क्या लाभ होगा, साथ साथ यदि उनकी सरकार बनती है तो जनता को उनसे क्या लाभ होगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरदर्शन चैनल में। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप ये बताइए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो रहा है और गठबंधन से 5 सीटें समाजवादी पार्टी की ओर गई हैं, लेकिन 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के हित में आई हैं, उसके बाद भी बगावत छिड़ी हुई है, तो उस बगावत का सबसे मेन कारण क्या है? देखिए, हमारा गठबंधन 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में जी। हर गठबंधन जब चूंकि एक सीट पर 10-10 प्रत्याशी होते हैं, केवल टिकट एक ही प्रत्याशी को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बगावत तो कुछ नहीं होता, सबका 1-2 दिन का मन उठा होता है, वो सब ठीक हो गया है। सब लोग काम पे जुटे हुए हैं, सब लोग प्रत्याशी को जिताने के लिए अपनी पूरी जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन सर, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अभी प्रेस वार्ता के माध्यम से जो है कहा गया कि हम वोट नहीं देंगे, हम पार्टी छोड़ देंगे। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी द्वारा जो उनके अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें कहा गया कि हम पार्टी को छोड़ देंगे। तो ये तो बहुत बड़ा एक नुकसान होगा पार्टी के लिए अगर कैंडिडेट बाहर जाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने जो असंतुष्ट लोग थे उस समय उनको बुलाकर वार्ता कर ली है, वो सब संतुष्ट हो चुके हैं। उन्होंने सबने उनका जो डिसीजन है, जो उनका निर्देश है, उसको मान लिया गया है। सब लोग जुटे हुए हैं प्रत्याशियों के जिताने के लिए, सब तैयारी कर चुके हैं, सब लोग जुट रहे हैं, काम कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं और फील्ड में वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं प्रत्याशियों के पक्ष में। सर, जैसा कि राष्ट्रीय लोकदल को किसानों के हित की सरकार कहा गया है, किसानों के हित में बहुत आवाजें उठाती है राष्ट्रीय लोकदल, तो लेकिन जैसे कि 3 जो कानूनी बिल बने गए थे किसानों के, वो वापस ले लिए हैं बीजेपी सरकार ने, तो बहुत ज्यादा किसान जो है बीजेपी की तरफ आकर्षित हो गए हैं। तो आपकी पार्टी ऐसा क्या करेगी कि किसान उनकी ओर फिर से आकर्षित हो? देखिए, 13 महीने बॉर्डरों पर
धरना प्रदर्शन करने के बाद 700 किसानों की शहादत होने के बाद जो 3 बिल वापस लिए गए हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा, और उस बिल के साथ साथ जो आश्वासन किसानों को दिया गया था उस पर प्रधानमंत्री खरे नहीं उतरे हैं। एक कमेटी बनानी थी जो एमएसपी पर जो फसलों का वाजिब मूल्य मिलना था वो अभी तक वाजिब मूल्य मिला नहीं है। आप जानते हैं 10 फरवरी 21 के बाद से अभी तक गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को नहीं हुआ है। आज भी किसान परेशान हैं। आज किसान एक भी बात मानने को बीजेपी की तैयार नहीं है, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं है। शायद मैं तो ये मानता हूँ कि ये भी जुमला ही साबित हुआ है जो समझौता हुआ है, क्योंकि किसान इससे संतुष्ट हुए नहीं हैं। किसान आज भी परेशान है। उनको आज समझ लीजिए कि जब तक अब किसानों का आलू निकला था, आलू निकलने के बाद 6 रुपये किलो किसान से आलू लिया गया, आज वही आलू 15 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये किलो हो रहा है। तो किसानों को तो फसल का वाजिब मूल्य मिल नहीं रहा है। आप समझिए खाद, यूरिया खाद जो मिलता था किसानों को डालने के लिए, उस पर लाइन लगी, लाठी पड़ी उन किसानों पर जो है उनकी आत्महत्या करनी पड़ी। और इसके बावजूद भी 50 किलो के बोरी में 45 किलो इन्होंने देना शुरू कर दिया है। किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान बहुत नाराज है। हर किसान को कोई वोट करने नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल फाइनल है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो बात कही गई है बीजेपी द्वारा केवल एक जुमलाबाजी करी गई है और किसान संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल ये जुमलाबाजी है। किसान संतुष्ट है नहीं, किसी भी कीमत पर संतुष्ट नहीं है। आज भी अगर ये संतुष्टि होती है, आप समझ सकते हैं देश का गृह मंत्री डोर टू डोर पर्चे बांट रहा है एक विधानसभा सीट के लिए। ये इसका नमूना है कि वो जानता है कि वो हम हार चुके हैं। लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने बीजेपी का पूरी तरह से सफाया करने का निश्चय कर लिया है। हम ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी जीत हम लाएंगे और सरकार बनाने हम जा रहे हैं। जी सर, जिस तरीके से आपका पूरा दावा है कि इस बार जो है राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन की ही सरकार बनेगी, तो जैसे सभी पार्टी अपने अपने दावे कर रही हैं, बीजेपी का दावा है कि वो रोजगार देगी या मेरठ को जो है स्मार्ट सिटी बनाएगी। अपनी मेरठ की अगर हम बात करें, कांग्रेस का दावा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो आपकी सरकार क्या दावे कर रही है? देखिए, हमने अपने मैनिफेस्टो बहुत पहले जारी कर दिया था और हमने मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है कि हम 1 करोड़ नौकरी युवाओं को देंगे। दूसरा, हमने ये भी कहा है कि हर नौकरी में 50% आरक्षण महिलाओं का होगा। हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि हम जो किसान समृद्धि योजना जो चला रखी है उसको हम चौधरी चरण सिंह समृद्धि योजना के नाम पर लाएंगे और एक किसान को साल भर में 12,000 15,000 यानी दूना हम दे देंगे जो 6,000 रुपये दे रहे हैं। हमने किसानों के हित में काफ़ी बड़े डिसीजन करने जा रहे हैं। हमने ये भी वायदा किया है कि जो 100 विश्वविद्यालयों में जो बच्चा अच्छे पढ़ेंगे हम उनको छात्रवृत्ति देंगे, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको हम आगे बढ़ा सकें, आगे पढ़ने को उनको जो सुविधा दे सकते हैं। मेरे सर, जैसे कि महिलाओं की अगर बात की जाए, बीजेपी का दावा है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया बीजेपी ने, महिलाएं सुरक्षित हैं बीजेपी राज में। तो आप ऐसा क्या करेंगे यदि आपकी सरकार बनती है, जनता आपको जिताने का प्रयास करती है, तो आप अगर क्या महिलाओं के लिए ऐसा करेंगे जो महिलाएं आपकी ओर? देखिए, बीजेपी का दावा पूरा खोखला है। अभी 2 दिन पहली बात है, इनके एक मंत्री हैं, वो मंत्री साहिबा का एक वीडियो वायरल हुआ है। महिला सुरक्षा की वो पोल खोल रही हैं कि उन्होंने दावे में साफ साफ कहा उनके पति उनको पीटते हैं। एक महिला मंत्री है स्वाति सिंह, उनका अभी वीडियो वायरल है। उनका ये टोटल खोखली बात करते हैं। दूसरी बात, यदि वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो लखीमपुर हमसे बहुत दूर नहीं है। उनके गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार के, टैनी। आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनकी ही वजह से 8 किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, उनकी हत्या कर दी गई है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हाथरस की बेटी आज भी याद है, जिनको रात के अंधेरे में जलाया गया था, उनकी किया गया था। गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई थी उनके सिपाहियों द्वारा। लखनऊ में पुलिस पिच बनाती है लेकिन खेलने वाले उस पर दूसरे लोग होते हैं क्रिकेट के, जो माफिया टाइप के हैं। तो ये कानून व्यवस्था कहीं है नहीं, ध्वस्त हुई पड़ी है कानून व्यवस्था। इनका खोखले वादे हैं बीजेपी। सर, बीजेपी के दावे और राष्ट्रीय लोकदल के दावे की अगर बात की जाए, मेरठ में ही लेकर कहा जा रहा है कि बहुत समय से जो सोतीगंज में एक मेला चल रहा था गाड़ियों के कटान का, वो कोई सी सरकार नहीं हटा पाई, जबकि समाजवादी पार्टी भी आई, कांग्रेस भी आई, लेकिन वो कमेला खत्म नहीं हुआ और बीजेपी सरकार के राज में खत्म हो गया। तो उसके बारे में आप अपने कुछ समझें। ऐसा नहीं है
ये कई दावे होते रहे हैं। एक कमेला का भी मुद्दा यहाँ उठा था, जब सपा की सरकार आई थी उसमें कमेला सपा की सरकार ने ही उसको बंद किया था। ये तो प्रशासनिक व्यवस्था होती है। अभी उन्होंने 5 साल झेलने के बाद जब चुनाव समय आया तो ये सभी हट कर रहे हैं, वो ठीक है करते हैं, लेकिन करने वाले तो ये पुलिस और प्रशासन ही करता है। इसमें ये दावा तो उनका खोखला है, ये इस तरह से कर दिया। अभी दूसरी जगह भी कटान हो रहे हैं, मेरे पास सूचना आती है जो देख रहे हैं, दूसरी जगह कटान भी हो रहे हैं। देखिए, सर का कहना है कि कुछ दावे बहुत ज्यादा खोखले हैं जो केवल धरातल पर दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे कुछ भी सच्चाई नहीं है। बहुत से जुमलेबाजी की जा रही है जो केवल धरातल पर है और धरातल तक पूर्ण रूप से नहीं उतर पा रही है। आगे मैं बात करना चाहूंगी सर आपसे, जिस तरीके से युवाओं की बात अगर की जाए, बहुत से युवा कोरोना काल की वजह से बेरोजगार हो गए हैं और डिग्री लेने के बाद भी इस तरीके से भटक रहे हैं कि उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है और बहुत से ही रोजगार के लिए परेशान है, जिसमें घरों का खर्चा भी नहीं चल पा रहा है। तो अगर राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन सरकार बनती है तो युवाओं के बारे में आपने क्या सोचा? देखिए, हमने बताया कि हमने अपने जो मैनिफेस्टो लाए थे, हम उसमें 1 करोड़ नौकरी देने का हमने वायदा किया है। हम हर सुविधा युवाओं को देंगे। युवा देश की शक्ति हैं। आप समझिए, कोरोना की आपने बात करी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। सबने देखा कि माँ गंगा ने उन्हें सिर्फ अपने अंदर रास बहाने के लिए बुलाया था। आपने देखा कि कोरोना के टाइम में मिसमैनेजमेंट इतना हुआ है कि उसमें लाश तक बह गई है। लोगों को बेड नहीं मिला है, लोगों को जो है ऑक्सीजन नहीं मिली है। जिस तरीके से सर अगर बात की जाए, अभी महिलाओं की बात हो चुकी है, लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना काल में बहुत से युवा जो है बेरोजगार हुए हैं और अपनी डिग्री उनके हाथ में है, लेकिन उसके बाद भी जो है दर्द बदर ठोकरे खा रहे हैं नौकरी के लिए। तो उन रोजगार पाने वाले युवकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए रोजगार की क्या? देखिए, हमारी सरकार आने के बाद में हम 1 करोड़ नौकरियां देने का युवाओं को हमने वादा किया है। वो आज भी हर सरकारी डिपार्टमेंट में काफ़ी भर्तियां हैं। जो लोग रिटायर हो गए हैं उनके लिए उनकी पोस्ट निकाली नहीं गई हैं। अभी भी बहुत भर्तियां हो सकती हैं जो हम करेंगे। जिनको अभी संविदा पर लोगों को रख लिया गया है, उनका भविष्य खराब करने के लिए युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है मात्र 10,000 रुपये में, जबकि जो व्यक्ति रिटायर हो जाता है उसकी अगेंस्ट पोस्ट निकलती है। ऐसा इन्होंने नहीं निकाला है। मेरा कहना यह है कि प्राइवेट सेक्टरों में भी काफ़ी नौकरियाँ हैं। IT सेक्टर में अभी अखिलेश जी ने भी, जो समाजवादी के अध्यक्ष हैं, चूँकि कोलोब्रेशन की सरकार होगी, उन्होंने भी जो है 22 लाख नौकरी का एकदम वादा किया है कि 22 लाख नौकरी हम एकदम तुरंत देंगे। हम लोग नौकरी देंगे, युवाओं को देंगे। महिलाओं को हमने बताया कि उसमें महिलाओं की 50% भागीदारी हम नौकरी में रखेंगे। जी सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए मेरठ के विकास को लेकर, तो जगह जगह पर विकास कार्य चल रहा है, ये भी आप जानते हैं। स्वच्छ निर्मल गंगा को लेकर चल रहा है, मेरठ का विकास कार्य की मेट्रो ट्रेन आ रही है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार आदि बनती है, तो क्या इसमें आपका योगदान रहेगा? देखिए, जहाँ तक मेट्रो ट्रेन की बात करें, ये तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उस समय इसका प्रोजेक्ट लाया गया था, लेकिन कुछ बीच में दिक्कत थी, इस वजह से उस समय चल नहीं पाया था, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन ये इनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जो भी कंसेप्ट है ये पुराने हैं, इन पर वो पुरानी सरकारों का ही काम किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने उस पर पैसा लगाया, काम कर रहे हैं ये, लेकिन हम विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो लगातार चलती रहेगी। विकास को तो रोकने का कोई काम ही नहीं है। हम निश्चित रूप से जो योजनाएं चली हुई हैं उनको चलाएंगे और नई योजनाओं को भी लाएंगे, ताकि हर शहर का, न केवल मेरठ का बल्कि पूरे प्रदेश का एक समुचित विकास हो, एक सुनियोजित विकास हो। हम ये बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे इस पर हम। देखिए, सुरेंद्र शर्मा जी का ये कहना है कि विकास कार्य जितनी चल रहा है, जितना उससे तेजी से, और अगर राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन सरकार बनती है तो और अच्छा होगा और तेजी से होगा और विकास में कोई रोक नहीं होगी। मेरठ की ही बात नहीं, पूरे प्रदेश में विकास कार्य चलेगा। साथ साथ अब हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सर हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने का कार्य कर रहे हैं, बहुत से राजनीति के कंधे पर बंदूक रख के हिंदू मुस्लिम का दावा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जाति को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी आपने देखा एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर सरकार बनती है तो हम बताएंगे। तो इसका मतलब क्या है? तो थोड़ा सा आप ये भी बताइए कि जिस तरीके से ये भड़काने का काम चल रहा है राजनीति दावपेच में, तो ये क्या है? देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने 5 साल उत्तर प्रदेश में राज किया है। उनको बताना होगा कि हमने
प्रदेश का इस तरह से विकास किया और ये विकास किया। वो पुराने एजेंडे पर आना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम ना, तो मैं बताना चाहता हूं कि अभी काशी कॉरिडोर का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, अभी तक वो पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन इसका चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने काशी कॉरिडोर के उद्घाटन में पूरा दिन लगाया है। राम मंदिर की जहां तक बात करें तो मैं बताना चाहता हूं, राम मंदिर बीजेपी के खैरात पर नहीं बन रहा। राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है और जनता उसमें चंदा इकट्ठा करे, बल्कि बीजेपी ने उसमें चंदा चोरी की है। ये तो संभव नहीं है। हम विकास की बात करना चाहते हैं। आज महंगाई का मुद्दा है, सबसे ज़्यादा महंगाई से जनता त्रस्त है। आज किसानों का मुद्दा है, आज बेरोजगारी का मुद्दा है, आज विद्युत का मुद्दा है। जो विद्युत के दाम हमारे यहाँ बेइंतहा बढ़े हुए हैं। आज 800 रुपये का बिल, 2-2 हज़ार का बिल पहुँच रहा है। किसानों का मुद्दा है, उनकी वाजिब पैसे का मुद्दा है कि उनकी फसलों का वाजिब मूल्य मिले। ये हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। यदि कोई इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है, हम पूर्वाग्रही रूप से कोई काम नहीं करेंगे। निश्चित रूप से समझदारी से काम होगा और बिना किसी भेदभाव के हम जो विकास करेंगे, बिना भेदभाव के हम जो अगर सरकार बनती है तो बिना भेदभाव किसी भी अधिकारी पर किसी पूर्वाग्रही रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए, सुरेंद्र शर्मा जी का कहना है कि कोई भेदभाव का मुद्दा नहीं होगा। सरकार यदि बनती है, सब समान है, सबको एक साथ लेकर चला जाएगा और एक साथ ही सबका विकास किया जाएगा। कोई ऐसा देखकर नहीं, जाति धर्म के आधार पर कोई भी मुद्दा नहीं होगा, कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं लागू किया जाएगा जो जाति धर्म देखकर किया जाए। सर, मैं आपसे वही एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगी। जिस तरीके से भाजपा के राज में सबसे ज्यादा जो बढ़ी है वो महंगाई बढ़ी है। महंगाई, गैस सिलेंडर आप देख लीजिए बहुत महंगे हो चुके हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, या आप हर चीज की ओर चले, सभी चीजें बहुत महंगी हैं और जो आम जनता है इसकी वजह से आत्महत्या भी कर रही है। महिलाओं को भी काफी परेशानी हो रही है। बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं। बिजली का ही आप बिल ले लीजिए कि कोरोना काल में सभी के रोजगार बंद थे, लेकिन बिजली के बिल फिर भी सभी ने दिए हैं और बहुत ज्यादा दिए हैं। और बहुत सी जो राजनीतिक पार्टियां आवाज भी उठा रही हैं कि यदि हम जीतते हैं तो बिजली का बिल भी कम करेंगे। तो आपकी सरकार अगर बनती है तो क्या इसके लिए जनता को फायदा होगा? देखिए, हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है कि बिजली के बिल पुराने माफ़ होंगे, आगे के हाफ होंगे। हमारे कोलैबोरेशन के जो दूसरे सदस्य हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी ने, उन्होंने भी कहा है कि 300 यूनिट तक हम बिजली फ्री देंगे। हम बड़ी राहत देने जा रहे हैं जनता को बिजली के लिए। जहाँ तक सवाल महंगाई का मुद्दा है, महंगाई चरम पर है जी, बहुत ज़्यादा महंगाई चरम पर है। आज बिजली ही नहीं महंगी हुई है। आज बिजली की स्थिति तो इतनी खराब है, हरियाणा में 15 रुपये यूनिट है, यहाँ 165 रुपये के हिसाब से बिजली दी जा रही है। किसान परेशान है, वो बिजली बिल नहीं दे पा रहा है, आम जनता परेशान है बिजली के लिए। जहाँ तक सवाल और दूसरी महंगाई का है, आप देखिए डीजल पेट्रोल के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गैस 1000 पार हो चुकी है। जो इन्होंने सिलेंडर दिए थे मुफ्त में, उन सिलेंडर को भरवाने की दूसरी स्थिति नहीं है। आज खाद्यान्न तेल इस तरह बढ़े हुए हैं कि गरीब आदमी को अपना चूल्हा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मजदूरी नहीं मिल रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि ये सरकार आई तो ये एक ऐसा कानून लाने जा रही है जो दूध योजना होगी, जो दूध का जो ये कानून लाना चाहते हैं दूध पर, वो बिल्कुल किसानों को बर्बाद कर देगा। वो इस तरह की एक योजना ये इनके मन में है। मेरा ये भी कहना है कि दूसरी बार जो ये बिल इनके कृषि मंत्री ने अभी एक घोषणा की थी, एक भाषण में कहा था कि हम इस कृषि बिल को भी दूसरी तरफ लाएंगे। तो ये भी एक किसानों के मन में संशय बनी हुई है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, जिसके पीछे ये सरकार जो है जाने के लिए तैयार बैठी है और इस सरकारों को समर्थन करना नहीं चाहती। जनता नाराज है इनसे। ये बात तो कहीं हद तक सही है कि बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर के जनता बहुत ज्यादा नाराज भी है। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनसे जनता नाराज है, लेकिन कुछ मुद्दे लेकर चले जाए तो उनसे जनता सोच में है कि कौन सी सरकार इस बार बनाए जो हमारे हित में हो। अगर बात की जाए सर, जैसे कोरोना काल चल रहा था और हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा सभी को राशन वितरित किया गया मुफ्त में, तो क्या आप कहां तक सहमत हैं कि खाने के लिए राशन दिया गया तो बहुत अच्छी बात है? कहां तक आप इससे सहमत? देखिए, राशन फ्री देना ये अच्छी बात नहीं थी।
उनको युवाओं को रोजगार दीजिए। राशन आपने 3 महीने फिर देने के बाद फिर युवा क्या करेगा, उनके घर वाले बच्चे क्या करेंगे, परिवार क्या करेगा। आप परिवार को राशन फ्री ना दें। हम कोई भिखारी नहीं है, हमारा प्रदेश कोई भिखारी नहीं है, हमें चाहिए रोजगार, युवाओं को चाहिए रोजगार। आप रोजगार दीजिए। ये योजना सरकार के पैसे का दुरुपयोग है साफ साफ। कम से कम रोजगार की आप मुहैया कराइए जनता को, ताकि वो रोजगार पर खड़ा हो जाए। 3 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने के लिए तो दे रहे हैं वो रोजगार। ये राशन वितरण 3 महीने का ही तो है, इसके बाद तो कुछ नहीं करने जा रहे मैडम। तो ये कोई अच्छी नहीं है। हमें तो चाहिए रोजगार। मैं सहमत नहीं हूँ कि कम से कम रोजगार चाहिए। फ्री तो कोई लेना नहीं चाहता। हम लोग प्रदेश सक्षम है, फ्री के बिल्कुल नहीं चाहता। रोजगार दो उन लोगों को, सबको। देखिए, सुरेंद्र शर्मा जी का कहना है कि राशन 3 महीने देने की बजाय यदि किसी को रोजगार दिया जाता तो वो शायद ज्यादा सक्षम रहता, युवा अपने पैरों पर खड़े होते और राशन तो खुद आ जाता। कहीं हद तक ये बात मुझे भी सही लगती है। मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि बहुत हद तक ये बात सही है कि राशन जो दिया जा रहा है, राशन से ही सारी जरूरतें पूरी नहीं होती। उनको रोजगार देने से शायद और जरूरतें हैं जो पूरी हो सके। सर, आप अब जो मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जिस तरीके से यदि आपकी गठबंधन सरकार बनती है तो आप जनता से कुछ ऐसी अपील कीजिए कि जनता आपके सम्मुख आकर खड़ी हो और आपकी पार्टी को ही वोट। देखिए, हम अच्छा शासन सुशासन देंगे। पहली बात, हम जनता की सुरक्षा करेंगे, ये बिल्कुल सही बात। हम विकास करेंगे, ये निश्चित बात है। हम ये भी वादा करना चाहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, 100% रोजगार देंगे, जो हमने वादा किया उसके लिए। हम अस्पताल बनाने की अच्छी इच्छा रखते हैं, अच्छे अस्पताल भी बनाएंगे। हम बिजली का जो हमने वादा किया है, बिजली के दाम हम निश्चित रूप से कम करेंगे, जो राहत मिलेगी जनता को। और ये जो विकास की बात, ये तो गलत बात करते हैं। विकास इन्होंने विकास किया नहीं है। हम वास्तविक धरातल पर विकास को उतार देंगे। हम जनता से अपील करते हैं कि वो राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट दें, ताकि वो किसान मजबूत हों, युवा मजबूत हो, महिला सुरक्षित हो। ये सब हम करने जा रहे हैं। देखिए, हमने सुरेंद्र शर्मा जी से बात की और उन्होंने जनता से अपील की है, यदि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार बनती है तो उनके जो दावे हैं वो खोखले नहीं होंगे, धरातल पर उतरेंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई में कमी होगी, 300 यूनिट तक बिजली भी फ्री दी जाएगी और बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जैसे कि महिलाओं को लेकर चला जाए तो महिलाओं के लिए भी उन्होंने दावे किए हैं कि 50% जो महिलाएं हैं उनको नौकरी भी दी जाएगी, महिलाएं सुरक्षित भी होंगी और जो विकास कार्य चल रहा है वो बहुत तेजी से चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि हर पार्टी अपने किस तरीके से दावे कर रही है। अब सोचना तो जनता का है कि जनता अपने मत का इस्तेमाल किस तरीके से करती है और किस तरीके से कौन सी सरकार को चुनना पसंद करेगी। ये तो 10 फरवरी मतदान के बाद और 10 मार्च जो है डिटेल आने के बाद पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है। लेकिन मैं भी अपने मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि मतदान हमारा अधिकार है। अपने अधिकार को हम सोच समझ कर इस्तेमाल करें कि हमें किसकी सरकार बनानी है और कौन सी पार्टी को जिताकर हमें अपने अधिकार वापस लेने हैं। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। आज के चुनावी रन स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।